कल के भाग में हमने देखा प्रीति शौर्य से छुपते छुपाते एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी और टिकट की लाइन में खड़ी हुई थी। लाइन थोड़ी ज़्यादा ही लंबी थी। मैं बस जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहती थी। एक बार यहाँ से निकल गई तो वो आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये सब सोचते हुए मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। कुछ ही देर में मेरा नंबर भी आ गया। टिकट लेकर मैं वहाँ जाकर बैठ गई जहाँ बाकी लोग भी फ्लाइट के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक मैंने देखा मेरे आसपास कुछ हलचल सी होने लगी। कुछ आदमी ब्लैक कलर के कपड़े पहने मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो और कोई नहीं, शौर्य के बॉडीगार्ड्स थे। उन्हें देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मैं अपनी सीट से खड़ी हो गई। इतने में ही उनके पीछे से शौर्य निकलकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मेरा दिल खौफ से भर गया। तभी मैंने खुद को मजबूत करते हुए समझाया, प्रीति डर मत, हिम्मत रख, यहाँ इतने लोगों के सामने ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सोचकर मैं चिल्लाने लगी, प्लीज़ हेल्प, मेरी मदद करो, यह आदमी मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है। मैंने वहाँ के स्टाफ से भी जाकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, जैसे मैं किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। शौर्य सामने कुर्सी पर हाथ बांधे बैठा था और दूर से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर दूर दूर तक डर का नामो निशान नहीं था। जब मैं बोल बोल कर थक गई तो वो मेरे करीब आया और सख्त आवाज़ में बोला, अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो तो अब जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठो। मैं उसकी आंखों में देख रही थी, जो गुस्से से लाल हो गई थी। ये इंसान है या कोई राक्षस? सब इससे इतना डरते क्यों हैं? आज तो तू गई प्रीति, मन में सोचते हुए मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रही थी। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। रास्ते भर शौर्य ने मुझसे बात नहीं की, लेकिन मैं आज ये समझ चुकी थी कि जितना मैं समझ रही थी, ये इंसान उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। कुछ देर में हम घर पहुँच गए। कमरे में जाते ही वो बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का? और ये बोलकर उसने मेरा गला पकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी। अब किसी भी वक्त मेरी सांसें बंद होने वाली थी। मैंने हिलना भी बंद कर दिया और मेरी आंखें बंद होने लगी। उसी वक्त शौर्य की पकड़ मेरी गर्दन से ढीली हो गई और अगले ही पल उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे गालों पर हाथ फिराते हुए वो बोला, इस बार माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद अगर भागने की कोशिश की तो भागने के तो क्या, चलने के भी काबिल नहीं छोड़ूंगा। फिर पूरी ज़िंदगी इस कमरे में ही पड़ी रहोगी। तुम्हें पूरी ज़िंदगी यहीं मेरे साथ गुजारनी है। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। मेरी गर्दन पर उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए थे। ये देखकर वो दराज में से एक दवा लाया और बोला, बैठ जाओ, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। मैं डरते हुए बोली, नहीं, मैं लगा लूँगी। इसका मतलब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है? फिर से उसकी वो सख्त आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मैं चुपचाप नज़रें झुकाकर बैठ गई। उसके हाथ जो कुछ देर पहले मेरा गला दबा रहे थे, वही हाथ अब मुझे दवा लगा रहे थे। दवा लगाते हुए वो मुझे बहुत घूर घूर कर देख रहा था। कैसा सनकी आदमी है, हर वक्त ऐसे घूरता है जैसे कभी लड़की ही नहीं देखी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच में मुझसे पहले उसने कभी किसी लड़की को छूना तो दूर, नज़र भरकर देखा भी नहीं था। अचानक उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अब तुम कुछ देर आराम करो, भाग भाग कर थक गई होगी, रात में मेरे आने से पहले तैयार रहना। ये बोलकर वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया। शौर्य ने मुझे ऑफिस जाने से भी मना कर दिया था। मुझे अब कहीं भी अकेले जाने की परमिशन नहीं थी। एक शाम मैं अपना कुछ सामान ढूंढ रही थी, तभी मुझे दराज में कुछ दवाइयाँ दिखी। ये किस चीज़ की दवा है? तभी मुझे याद आया कि ये दवा तो उस दिन मैंने शौर्य को लगाई थी। लेकिन ये किस चीज़ की दवा है? ये सोचकर मैंने उन दवाओं के बारे में फ़ोन पर सर्च करना शुरू किया। वो किसी ऐसी एलर्जी की दवाई थी जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। इसे ऐसी किस चीज़ से एलर्जी है, कैसे पता लगाया जाए? तभी मुझे उस दिन घर पर आए डॉक्टर में से एक डॉक्टर का ख्याल आया। मैं उन्हें जानती थी, डॉक्टर शुक्ला। हम माँ को भी दिखाने एक बार उनके क्लिनिक में लेकर गए थे। लेकिन अब सवाल था कि मैं यहाँ से अकेले बाहर कैसे निकलूँगी। तभी मुझे माँ पापा का ध्यान आया। हाँ, वहाँ का बोलकर मैं जा सकती हूँ। उन लोगों से मिलने के लिए शौर्य मुझे कभी मना नहीं करेगा। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे याद आया कि वो डॉक्टर मुझे पहचानते हैं। अगर मैं उनके सामने गई तो वो शौर्य को सब बता देंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। लेकिन तभी मुझे आकाश का ख्याल आया। आकाश जो हमारे घर के पास ही रहता था, वो अक्सर मुझे देखा करता था। एक दिन उसने मुझे प्रपोज भी किया था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मेरा सपना तो हमेशा से एक अमीर लड़के से शादी करने का था, इसलिए मैंने आकाश को मना कर दिया। लेकिन आज मेरे पास उससे बात करने के सिवा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। मैंने आकाश को फ़ोन किया और उसे मेरे साथ डॉक्टर के पास चलने की मदद मांगी। मेरी बात सुनकर वो आने के लिए राज़ी हो गया। मैंने शौर्य को फ़ोन लगाया और उससे माँ के घर जाने की बात कही।
ठीक है, जा सकती हो, लेकिन रात को मेरे आने से पहले तुम्हें घर वापस आना होगा। उसकी बात मानकर कुछ देर में मैं तैयार होकर वहाँ से निकल गई। शौर्य के 2 बॉडीगार्ड हर वक्त मेरे साथ होते थे, लेकिन मैंने उन्हें भी चकमा देने का प्लान बना लिया था। वो लोग माँ के घर के बाहर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने माँ को सारी बात बता दी और मैं पिछले दरवाजे से घर से बाहर निकल गई। वहाँ आकाश पहले से ही गाड़ी में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं तुरंत जाकर गाड़ी में बैठ गई और हम डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ जाने के लिए निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद आकाश ने अचानक गाड़ी रोक दी और बोला, पास ही मेरे दोस्त का घर है, मुझे उससे कुछ सामान लेना है। तुम सामान लाने में मेरी मदद करोगी? ठीक है, ये बोलकर मैं भी बेफिक्र होकर उसके साथ उस घर के अंदर चली गई। लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि उस घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था और अंदर कोई नहीं था। तुम्हारा दोस्त कहाँ है आकाश? वो भी आ जाएगा, पहले मुझसे तो बात कर लो। इतना बोलकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं समझ चुकी थी कि उसकी इरादे ठीक नहीं हैं। मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, डॉक्टर के पास हम किसी और दिन चलेंगे। ये बोलकर मैं दरवाजे की तरफ मुड़ गई। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पास रखे सोफे पर धकेल दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। वो बोला, अब क्यों मना कर रही हो? तुम्हें शादी के लिए करोड़पति बकरा चाहिए था, वो तुम्हें मिल ही गया। अब तो तुम्हारे पास मुझे मना करने के लिए कोई वजह भी नहीं है। तो चलो मज़े करते हैं। वैसे शादी के बाद तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। ये बोलकर वो मेरे ऊपर झुक गया और मुझे किस करने की कोशिश करने लगा। मैं खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आकाश पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अब अपने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा और एक ही झटके में दरवाज़ा खुल गया। तभी एक आदमी कमरे के अंदर आया। वो और कोई नहीं, शौर्य सिन्हा था। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा। मेरे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। गुस्से में उसने अपने दोनों हाथों को कस के बंद कर लिया। मैं समझ चुकी थी कि मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मैं इसे क्या कहूँगी कि मैं यहाँ अकेले उससे झूठ बोलकर आकाश से मिलने क्यों आई थी। डर के मारे मेरे हाथ पैरों में खड़े होने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी उसने अपना कोट उतारकर मेरी तरफ फेंक दिया। अचानक ही शौर्य को सामने खड़ा देख आकाश पूरी तरह डर गया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो प्रीति ने ही मुझे यहाँ फ़ोन करके बुलाया था। आप मेरा फ़ोन भी चेक कर सकते हैं। इतना बोलकर उसने अपना फ़ोन शौर्य की तरफ बढ़ा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी किस्मत पर हंसूं या रोऊं। शौर्य ने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, तेरी इतनी हैसियत है कि तू इस पर हाथ डाले। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। उसने एक जोरदार तमाचा आकाश के मुंह पर जड़ दिया। आकाश उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और माफ़ी मांगने लगा। उसने सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया था, लेकिन मेरे पास उस वक्त कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं बस रोए जा रही थी। उसके इशारा करने पर शौर्य के गार्ड कमरे में आ गए और आकाश को उठाकर वहाँ से ले गए। उनके जाने के बाद वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे लगभग घसीटते हुए वहाँ से ले गया और गाड़ी में धकेल दिया। मैं सोच रही थी, आज ये मुझे नहीं छोड़ेगा। उस दिन तो इसने मेरी पहली गलती समझकर मुझे माफ़ कर दिया था, लेकिन आज क्या होगा? कहीं ये मुझे ऐसी सज़ा ना दे जो मैं सहन ही ना कर पाऊँ। वो मुझ पर चिल्लाता हुआ बोला, बहुत शौक है तुम्हें दूसरे आदमियों से मिलने का। मैं कम पड़ता हूँ क्या तुम्हारे लिए? मेरे सामने तो शर्माने का नाटक करती हो और यहाँ छुपकर दूसरे आदमी से मिल रही हो। क्या वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है? आगे बैठा ड्राइवर ये सब सुन रहा था। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मुझे पता था इस वक्त वो इतने गुस्से में है कि मैं इससे कुछ भी बोलूँगी तो वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वैसे भी मेरे पास अपनी सफाई में बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। घर जाकर वो कुछ बोलता उससे पहले ही मैं बोल पड़ी, देखो मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी गलत इरादे से उसके पास नहीं गई थी। मेरी आंखों में देखकर वो बोला, ठीक है, उसके पास जाने की सही वजह बताओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। डर के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा था। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास अपनी सफाई देने के लिए। प्रीति, आज माफ़ी मांगने में ही तेरी भलाई है, नहीं तो आज ये राक्षस तुझे निगल ही जाएगा। यह सोचकर मैंने उससे कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं वादा करती हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर आज तुमने मुझे कोई सज़ा दी या मुझे मारा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनते ही शौर्य ने मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, अब तुम्हारी ज़िंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। तुम मेरी मर्ज़ी के बिना मर भी नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं था कि तुम कहाँ हो? तुम्हारी बॉडी में एक GPS फिट है। तुम जहाँ जाओगी मेरे पास तुरंत उस जगह की लोकेशन आ जाएगी। शौर्य सिन्हा एक बार धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास नहीं करता।
अब अपनी हालत ठीक कर लो, मैं नहीं चाहता कि रात को तुम इस तरह मेरे पास आओ। मैं उसे पलक झपकाते हुए देख रही थी और मन ही मन हैरान हो रही थी। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये आदमी कभी रोमांस करना नहीं भूलता। और इसने जीपीएस कहाँ फिट किया है, ये सोचकर मैं खुद को देख रही थी। अब वहीं मत खड़ी रहो, जाकर तैयार हो जाओ, उसने बाहर से आवाज़ देते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर मैं तुरंत वहाँ से चली गई। क्या प्रीति जान पाएगी कभी शौर्य की बीमारी के बारे में? और क्या शौर्य को भी होगा प्रीति से सच्चा प्यार? ये सब जानने के लिए कल मिलते हैं फिर से कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।